जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। तो आज हम चलते हैं कक्षा 11 पर और कक्षा 11 में हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, ये भी ध्यान देंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स बनाने की जो विधियां हैं, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन से किस मेथड से बनाए जा सकते हैं, इन सबको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात जाने हाइड्रोकार्बन्स कहलाते क्या हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या। तो ध्यान देंगे जो हाइड्रोकार्बन है, आपको नाम से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो और कार्बन यानी जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन यानी जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। यानी जो यौगिक देखो लिखा है उसमें स्पष्ट हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित जो यौगिक होगा वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा वो। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं उदाहरण में, जैसे कि हमने यदि उदाहरण की बात करते हैं तो देखो उदाहरण में लिया हमने CH4। क्या है ये? मैथेन। मैथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दो चीज़ें हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना इसलिए हाइड्रोकार्बन। मैथेन भी हाइड्रोकार्बन कहलाया। यानी कहने का तात्पर्य हाइड्रोकार्बन हमारा मैथेन भी है। ठीक, यानी जो यौगिक या जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या होगी वो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। साथ में एक बात और ध्यान देंगे कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन तो कार्बन परमाणु है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणु है, इन कार्बन परमाणु क्या होती है? कार्बन श्रृंखला खुली होती है। कैसी होती है? खुली। यानी जो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन कहलाता है, क्लियर बात है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला खुली होती है। कैसी व्यवस्थित होती है? खुली व्यवस्थित होती है। यानी एक स्ट्रक्चर है ना, ओपन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल खुला हुआ। कैसे होता है? खुली। इसलिए खुली स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैथेन का ही स्ट्रक्चर ले लें, देखो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, तो वो पूर्ण रूप से क्या है? खुला हुआ है। यहाँ पर देख लें एथेन ले लें, C, यहाँ पर H, यहाँ H, ये भी H। देखो ये क्या है? ये एथेन और ये मैथेन। तो ये एथेन हो गया आपका और ये क्या हो गया? मैथेन हो गया। दोनों कंप्लीट हो गए। तो कार्बन हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते, क्योंकि कह रहा है ना हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से मिलेंगे तो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला देखो ये एथेन की और कार्बन मैथेन की खुली श्रृंखला बता दी। साथ साथ में ध्यान देना जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है हाइड्रोकार्बन की संख्या? 2। यानी हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है वो भी ध्यान दें आप। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैं आपको बता चुका हूं इस चीज को। सेकेंड होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों बात हैं कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो बात करेंगे किसकी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते क्या? इसके 2 पार्ट हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है अब वो भी ध्यान देंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता क्या है या है क्या? तो ध्यान देना, जिस कार्बन परमाणु की, या ऐसा भी कह सकते हैं कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है, चारों संयोजकताएं
आपको पता है एक कार्बन परमाणु की कितनी बैलेंस होती है, 4 संयोजकता होती है, यानी बैलेंस की संख्या कितनी होती है, यानी बैलेंस देखो एक सिंगल सिंगल इस तरीके के दिखाई देता है। समझने बात को। तो कार्बन की 4 वैलेंसी तो होगा, तो उससे यहाँ पर ये बात की संयुक्त हाइड्रोजन कहता है कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, यानी कार्बन परमाणु जो होगा उसकी चारों संयोजकताएं होंगी, वो क्या होगा, चारों संयोजकताएं कैसी होगी, एकल बंध लगा होगा। चारों संयोजकता में क्या होगा, चारों संयोजकताएं एकल बंध होगा। एकल बंध कैसे होगा वो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि भाई चारों संयोजक एकल बंध में। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्बन परमाणु जो चारों संयोजकता होंगी वो एकल बंध के द्वारा किसी अन्य परमाणु से या अन्य एल्किल समूह से जुड़ी होंगी। कहने का तात्पर्य है जैसे कि कार्बन है, यहाँ पर हमने H लगाया तो देखो कार्बन परमाणु के मध्य क्या सिंगल बॉन्ड है, वहाँ तो वही बात है, एकल बंध द्वारा कोई परमाणु जुड़ा होगा। ऐसे नहीं कोई कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड लग गया तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, एकल बंध। यानी ऐसा भी कह सकते हैं चारों संयोजकता ना कहना हो तो कार्बन कार्बन के मध्य ऐसा बोलते कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, क्या कह सकते हैं, एकल बंध। यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, एकल बंध होगा, तो वो संयुक्त हाइड्रोजन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि संतृप्त मतलब का है कि सा मतलब संतुष्ट हो, यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन किस चीज़ से संतृप्त हो, वो एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाया, यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया एकल बंध लेकर। उदाहरण में सेकेंड बात यहाँ ध्यान देने कि कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता तो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक नाम और होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम होता है जिसे बोलते हैं पैराफीन। क्या बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक नाम होता है पैराफीन। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, पैराफीन। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम पैराफीन है, जो लिया किससे गया था, ये लिया गया था ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया था, ग्रीक भाषा से, यानी पैराफीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। पैराफीन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, पैराफीन। पैराफीन किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, जिसका जो पैराफीन है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है पैरम और धन होता है एफिनस। एक होता है पैरम यानी PARUM और धन एफिनस। पैरम का अर्थ होता है, इस पैरम का अर्थ होता है बहुत कम, बहुत कम। पैरम का अर्थ क्या होता है, बहुत कम। अब लेकिन एफिनस का अर्थ होता है क्रियाशीलता। एफिनस का क्या अर्थ होता है, क्रियाशीलता। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। तो पैराफीन ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पैरम धन एफिनस, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पैरम का अर्थ होता है बहुत कम, एफिनस का अर्थ होता है क्रियाशीलता। यानी जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ में आ गई। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC पद्धति में, यानी IUPAC नोमेनकल्चर की जो पद्धति है हम आपको सिखा चुके हैं IUPAC, उस पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। कंप्लीट बात हो गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोकार्बन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो लिखा भी है हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन 2 मिलकर बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। यानी जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन की कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला कैसी होती है, खुली होती है। जैसे कि मैंने एथेन का बताया, मैथेन का बताया। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहलाते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ओनली सिंगल बॉन्ड हो, यानी सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम पैराफीन भी बोलते हैं उसको, जो ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका 2 शब्दों में पैरम एफिनस। पैरम का अर्थ बहुत कम, एफिनस का अर्थ क्रियाशीलता।
यानी जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन भी कहते हैं, और एल्केन के बारे में हम आपको बता चुके ना, हम क्या बता चुके, यहाँ पर फिर भी देखता हूँ, नोट करना नोट कर लो। ठीक, यहाँ का देख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया ऐसा, देख सकते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और पैराफिन दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा है पैरम एफिनस, पैराफिन का मतलब बहुत कम, एफिनस का मतलब क्रियाशीलता। जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो वो क्या कहलाते हैं, पैराफिन कहलाते हैं। अब तो मैं दोबारा भी समझे, समझ में आ चुका होगा। सेकंड बात यहाँ ध्यान दें, यहाँ का करता हूँ मैं, अब बात मैंने ये कहा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनको आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहा जाता है, आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन कहा जाता है। तो थोड़ा एल्केन के बारे में भी हम चर्चा कर लें। आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहा जाता है, लिखाऊं, आईयूपीएसी पद्धति में इसको क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन। अब सर हम एल्केन के बारे में जानते भी हैं लेकिन थोड़ी चर्चा और कर लें हम, अच्छा लगता है। एल्केन का उच्चारण यदि हम कर रहे हैं तो आप देखो क्या निकल रहा है, एल्कीन, इन, क्या निकल रहा है, इन शब्द निकल रहा है, और हिंदी में भी इन क्या निकलता है, इन। कंप्लीट बात हो गई। लेकिन इनका सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन से दुगनी से 2 अधिक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन से दुगनी, देखो 2n, दुगनी से 2 अधिक, तो वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। बता चुका हूँ। तो ये तो एल्कीन की बात हुई। सेकंड बात यहाँ पर विशेष तौर पर क्या ध्यान देना है, एल्कीन के बारे में अब चलते हैं, चलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कहलाता है, चलो यहाँ देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी आ मतलब नहीं, और संतृप्त मतलब संतुष्ट। जो संतुष्ट भी नहीं है उनका नाम असंतृप्त होता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इनके कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी, और कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी, दोनों। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन का मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। फिर भी देखो आप, इनका नाम क्या है, असंतृप्त। यानी डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर भी नाम क्या है, असंतृप्त। मतलब इसके बावजूद भी ये तृप्त नहीं है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिनके कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, कार्बन का मध्य क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण में भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं C2H4, इसकी संरचना में है तो कार्बन कितना है, 2, 1, 2, कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ, एक हाइड्रोजन परमाणु, हो गया C2H4। ऐसा भी नहीं लगाते कोई व्यक्ति, ऐसा लगा देते हैं, एक H, यहाँ पर एक कैसे कर देते हैं, ये क्या, एथिलीन। अब एसिटिलीन होता है, इसकी उदाहरण C2H2, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर और एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर। तो ये क्या है, नाम लिखे देता हूँ, इससे आप नोट बना लें और लिख सकें। और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन, दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हुआ। यहाँ का दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने बाद में कैमरा को मोड़ भी दिया है, समझा भी दिया था, तो बहुत आ गया होगा समझ में। चलो अब देखें आगे। कहने का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो गया, क्योंकि कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं, लेसन 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ कक्षा 11 में, और हाइड्रोकार्बन। क्योंकि यदि एक कक्षा 12 का भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि यहीं से उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो अब हम चलते हैं एल्केन के लिए। क्यों? क्योंकि एल्केन ही बनाना है, एल्केन को ही सजाना है। ठीक है, आगे
तो एल्केन की बनाने की विधियां चलेंगे हम। तो आज के टॉपिक में हम एल्केन बनाएंगे कि एल्केन बनाया कैसा जाता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। ठीक, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो पहला विधि है असंतृप्त विधि। तो कई होती हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुत ही सिंपल है कि अपचयन द्वारा, कंप्यूटर यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा हम एल्केन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? एल्केन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, बहुत चर्चा की है मैंने, बहुत ज़्यादा। तो उसको छोड़ते हैं, सीधा आते हैं असंतृप्त यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जान चुके हैं। यानी कार्बन कार्बन में सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दो चीज़ें पाएंगे समझ लो असंतृप्त। मैंने किसी भी युवक में यानी अलग अलग, ऐसे नहीं कि आप एक ही कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो, मैं ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं, मैंने डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन में या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो एल्केन बनाना है तो एल्केन के बारे में ध्यान दें। एल्केन के बारे में यानी एल्केन जो है, एक बार और थोड़ा समझाने जरूर है। जो एल्केन है, एल्केन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है आईपीसी पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। तो एल्केन यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा कोई यौगिक बनाएंगे हम। यहाँ पर वही बात होगी। एल्केन मतलब है कि एल्केन बनाने का मतलब है कि ऐसा यौगिक बनाएंगे जिसकी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि एल्केन का मतलब ही होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, तो एल्केन श्रेणी का सदस्य कहलाता है। यानी या तो हम कार्बन सिंगल बॉन्ड के चक्कर में या तो हम बनाएंगे CH4 C4 H10, समझ, यानी ब्यूटेन, मैथिल, एथिल, C2H6, यानी इसी को लिखते क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। किसको? इसको भी लिखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। समझ रहे? ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं। या हम एल्किल के रूप में यदि बनाएंगे तो बनाएंगे R और सिंगल बॉन्ड लगा दिया H, ये बनाएंगे एल्किल। यानी या तो कंपाउंड बनाएंगे कोई या हम RH। और R क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप। क्यों? क्योंकि R से क्या हुआ, एक H निकला। वो कहने का तात्पर्य है कि एल्किल जो है आपका RH, इससे क्या हुई, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ और R अकेला बचा। तो यह एल्केन था और फिर बचा क्या, एल्किल। कहने का तात्पर्य है एल्किन से एक हाइड्रोजन अलग कर दिया, बचा R। तो ये क्या था, ये एल्केन था और ये क्या, एल्काइल हो गया, एल्किल हो गया। कहने के तात्पर्य समझ में आई बात मेरी? तो हम बनाएंगे क्या, RH और R। अब आप कहोगे R क्या है, इसीलिए मैंने बताया R क्या है, एल्किल ग्रुप। कैसे माना, एल्किन से निकला है हाइड्रोजन तो एल हो गया। ठीक है, तो एल्किल बना। अब एल्किल यानी R की जगह पर हम यहाँ ध्यान दें, नोट कर लेंगे आप, R की जगह पर हम हाइड्रोजन आवश्यकता के अनुसार, बैलेंसी के अनुसार, और CH3 और C2H5। कहने का तात्पर्य कोई भी एल्किल ग्रुप हम यूज कर सकते हैं किसकी जगह पर, R की जगह पर। समझ में आया बात मेरी? कंप्लीट हुआ। यानी एल्केन में RH बनाएंगे या कोई कंपाउंड बनाएंगे। अब R क्या कहलाता है, तो R कहलाता है कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ तो बचा जो पदार्थ होता है वो होता है एल्किल। क्या कहलाता है, एल्किल। अब एल्किल कहलाए तो R की जगह पर हम H भी रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, C2H5 यानी C से H5। कोई भी, ये आवश्यक नहीं इतना ही रखेंगे, हम कोई भी एल्किल ग्रुप हम रख सकते हैं। सेकंड ध्यान दें, समझ में आ चुकी होगी बात मेरी। अब आगे देखें क्या बनाएंगे हम। यहाँ पर हम समझ रहे हैं R
या इनका कोई कंपाउंड बनाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कब देखेंगे? असंतृप्त हाइड्रो का मतलब क्या? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। तो हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके एक बैलेंसी कम हो रही तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया R। तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोल सकते हैं एल्कीन। क्यों? क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और या एल्काइन बोलते हैं आयुपेशी पद्धति में। जिस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है, वैसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आयुपेशी पद्धति में एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। क्यों? आपको पता है, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या करें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हमने क्या लिखा? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ऐड टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और एक हाइड्रोकार्बन हम दे देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा CH2। तो ध्यान दें RCH2। अब डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया ये? कि हमने क्या कहा था? या तो RH बनाएंगे या उससे संबंधित कोई कंपाउंड आएंगे। तो देखो R के बीच में सिंगल बॉन्ड है नहीं है, बात ना है तो ये एल्कीन होगा। ये आवश्यक नहीं है कि आपको RH ही मिले। ठीक, समझने के लिए बात कीजिए। अब R की जगह पर हम H ले लें, यहाँ अलग कर दूँ थोड़ा जी, अलग अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हुई अपने। अब ध्यान दें, अब R की जगह पर हम यदि हाइड्रोजन अकेले यूज करें तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ, वहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ जहाँ R इक्वल HCl3C2H5। ठीक है, अब R की जगह पर H लिया तो H हमने यहाँ जोड़ दिया तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वही हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ जोड़ा, तो 2 लगा दी कमांड पे। तो क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया हमारा? एथेन। क्या बन गया? एथेन। एथेन का मतलब है C2H6 बन गया। यही तो बात है। और यहाँ क्या है? एथिलीन। ठीक है, उदाहरण में और ले सकते हैं हम। एसिटिलीन ले लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन। एसिटिलीन लिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ा, तो क्या किया? एल्कीन बनाना है, सिंगल बॉन्ड करना है। यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, वहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या हाइड्रोजन लगे? 2 2 4 हाइड्रोजन लगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति है। तो ये क्या बन गया? एथेन। ठीक है, तो ये था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा। नोट कर लें, थोड़ा कैमरा देख लीजिए। लिखें, ठीक है, अलग करता हूं मैं। अब आगे चलें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा हो गया। सेकंड मेथड की बात करें तो एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा। ठीक है, अब देखो अपचयन वही है कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन आगे क्या लिखा? एल्किल। एल्किल का मतलब होता है R, हैलाइड मतलब X। हैलाइड का मतलब, हैलाइड सब लग जाए, इसका मतलब है हैलोजन ग्रुप 7th X। और X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी 7वें वर्ग, 7th ग्रुप का होता है। तो S से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो RS की क्रिया एल्केहाइड की अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन कराया क्रिया हमने, ध्यान दें। अब देखो RH बना लेंगे हम, इस H को S को दे दें तो क्या होगा? HX हो गया। और एक H दे दें हम किसको? हाइड्रो मतलब R को, तो क्या हो गया? RX।
समझ में मेरी बात नहीं आई? तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगे, 2 यूज कर दे, बन गया एक में RH बन गया। क्या बन गया आपका? एल्किल। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X। ठीक है। अब उदाहरण में यदि बात करें तो उदाहरण में हमको R की जगह पर CH3 ले लें, X की जगह पर Cl ले लें, तो क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया ये? मेथिल क्लोराइड प्लस H लिया, 2 अणुओं से ही लगाया हमने, तो क्या होगा? HCl निकल गया और R CH3 और एक H लिया, तो क्या होगा? CH3H। अब CH3H को हम क्या लिख सकते हैं? CH4 यानी मैथिल। समझ में आई बात में आई? तीसरी यदि बात करें हम, आप C2H5 भी यूज कर सकते हैं हर जगह पर। अब सेकंड यदि बात करें हम, सेकंड में क्या देखेंगे? हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल के अपचयन द्वारा, लेकिन जो अपचयन हम ओनली R से नहीं कराएंगे, अब थोड़ा हट के अपचयन, HH बहुत हो गया। अपचयन को मतलब होता तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति को चलक के कराएंगे। यहाँ पर एल्कोहल की जो अपचयन कराएंगे उपस्थिति होगी रेड फास्फोरस की। रेड P की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। याद कर लें, यहाँ पर लाल फास्फोरस उपस्थिति 300 डिग्री सेंटीग्रेड और अपचयन यदि रेड फास्फोरस आ गया, समझ लिए हाइड्रोजन अकेला नहीं है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी HI। हाइड्रोजन I मतलब आयोडीन, तो दोनों कंबाइन किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसी के लिए किससे होना? एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब होता है OH। एल्कोहल जहाँ एल्कोहल कैसे पहचानेंगे? यदि उसके पास क्या हो? OH हो तो एल्कोहल हो गया। लेकिन जी चलिए किसके रूप में है? एल्किल के रूप में, इसे यहाँ पर लगा लिया हमने ROH। ये क्या कहलाया अपना? एल्कोहल। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये क्या हो गया? एल्कोहल। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो हाइड्रोजन यहाँ है एक हाइड्रोजन इसको दे दी, तो बनाया क्या है? H प्लस। कंप्लीट बात हो गई। अब क्या होगा? यह OH यहाँ पे एक H से क्रिया करेगा, तो क्या होगा? H2 निकालेगा। कंप्लीट बात हो गई। अब ध्यान दें, यहाँ पर I बची, तो I अकेला इस तरीके से निकलेगा अणु के रूप में, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? I2 जब 2 होगा तो 2 लगा दीजिए और बैरो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया और ये आपकी एल्कीन बन गई। ठीक है। ROH के नाम का लेना C2H5 ले लीजिए, आप ज़्यादा दिक्कत है आपको, OH लगाना ही था, तो ये क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। क्या हो गया आपका? एथिल एल्कोहल प्लस में वही HI किया हमने क्रिया, क्या होगा? R की जगह पे क्या रखना है? C2H5 सिंगल बॉन्ड H, तो C2H6 प्लस में वही H2O वही I, तो क्या बन गया? एथिल। यहाँ पर 2 कंपाउंड लगाया, कंप्लीट होगी बाजी। तो ये था एथिल एल्कोहल क्रिया एथेन से कराते हैं। साफ बात हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुका होगा इस बात में कि क्या मैटर कैसा होता है, यानी एल्कोहल की अपचयन द्वारा अलग करता हूं मैं इन चीजों को, लिख लेंगे आप। आगे देखें। ठीक है, आगे चलें। तो सेकंड में हम क्या देखते हैं? 4th नंबर होगा, 3 तक बचा चुका हूं मैं। अब ध्यान दें, कार्बोक्जिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। अब ये एल्कोहल का अपचयन था, अब कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो देखो कार्बोक्जिलिक मतलब COOH, जहाँ COOH मिल जाए वही समझ जाना कार्बोक्जिलिक अम्ल है, यानी कार्बोक्सी समूह है, वो एक अम्ल है। अब एल्किल के रूप में लेना, R के रूप में, तो यहाँ पर क्या लगा? सिंगल बॉन्ड R, तो हो गया R। अब चेन जो कराएंगे वही रेड फास्फोरस की उपस्थिति कराना है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में वही तापमान लेना, और क्या है? ये आपने हाइड्रोजन आयोडाइड पर करना। ध्यान दें। अब कैसा करेंगे? देखो R है और C है, तो पहले तो R और C तो लिख लीजिए। अब C अकेला तो रहेगा नहीं, इसमें हाइड्रोजन आना चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या किया? इस हाइड्रोजन से क्या किया? इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो CH2 हो गया। अब CH2 में क्या हम एक और हाइड्रोजन देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस, CH3, तो क्या हो गया?
RCH3, तो ये क्या बन गया एल्केन, सिंगल बॉन्ड है बीच में, H की जगह पर अब क्या आ गया CH3, क्योंकि हमने आपको पहली बात की थी। अब क्या बचा, 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं तो इसके H से लेकर 2 जल के अणु निकाल देगा। अब 2 जल के अणु निकाल दिया, अब क्या बचा, I बचा। तो अब 2 जल के अणु हैं तो पर ध्यान दें क्या हो गया, 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन यूज हो गए। यानी कहने का मतलब है हमें यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या जगह एक तो पहले से थी, अब 3 अणु निकाल लीजिए, I2 3I2, तो ये बन गया एल्केन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आज जगह पर, तो एग्जाम्पल आप खुद करके मुझे देंगे, ठीक है। अलग करता हूँ, कोई वैसा नहीं बात नहीं है। सेकंड अभिक्रिया चलते हैं, ब्रोटज अभिक्रिया। ब्रोटज अभिक्रिया ध्यान दें, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, चाहे 11th हो तो क्या मतलब है, परीक्षा कोई भी हो, जो अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है आपको आगे तक ले जाएगी वो अभिक्रिया को इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, जो आपके जीवन में आपके लिए काम आएगी। तो वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, तो वोल्टेज अभिक्रिया में हम आपको बताएं दे रहा हूँ, एक वोल्टेज अभिक्रिया होती है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है, उल्मान अभिक्रिया होती है, कोरे हाउस प्रभाव होता है, ये अभिक्रिया हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ वोल्टेज अभिक्रिया की। इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें सोडियम धातु होती है। वोल्टेज अभिक्रिया की पहचान है कि वो सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगी और साथ में यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्रिया करेगा। यानी जब एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर भी कैसा होगा, शुष्क, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगी तो एल्केन बनाएगी, इसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वोल्टेज अभिक्रिया की पहचान होती है सोडियम धातु और शुष्क ईथर और एल्किल हैलाइड। हमेशा ध्यान देना है, कहीं भी एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु दिखाया बस तो कर दीजिए वोल्टेज। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, एल्किन अणु बनता है। तो एल्किन अणु मतलब कहने का तात्पर्य है कार्बन का अणु सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अब देखो H तो है नहीं कहीं, तो हम क्या करते हैं एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा R, सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा। अब 2 अणु हो गए तो NaX चला जाता है, लेकिन यहाँ तो 2X है तो 2 हम यहाँ लगाए तो क्या होगा 2NaX, क्या बन गया ये एल्किन। उदाहरण में हम आपको ले लें 2 और CH3 ले लिया हमने, X यहाँ पर Cl रख लिया और Na रख लिया, तो क्या 2 CH3 है तो बन गया ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2NaCl, कंप्लीट बात हो गई। अब ये एथेन है। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने ही बताया RH ले लीजिए, RH बनाना है, लेकिन आप कह रहे RH। कहने का तात्पर्य बनता तो RH ही एक एल्केन का फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा ये ध्यान देना होता है कि जब अब अपने पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्योंकि हमने R की जगह पर हम H भी यूज करते थे, CH3 भी यूज करते थे, सब चीज़ यूज करते थे, तो उसी प्रकार तो हमने H की जगह पर R ही तो रखा है, वही बात है। कंप्लीट बात है, ये वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। चलो आगे चलते हैं, 5वां होगा रिएक्शन। अब आगे क्या है उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, बनती तो कैसे बनती है, क्या होता है रिएक्शन में। तो अगली बात हम करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना है हमें एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड में सूत्र होता है RMgX। इसको इस तरीका भी लिखते हैं कि Mg की 2 वैलेंसी होती हैं, इसलिए Mg अपनी 2 वैलेंसी इस तरीके लगाता है, यहाँ पर लगा देते हैं R, यहाँ पर लगा देते हैं X। इसको दर्शाते हैं हम इस तरीके से। इसकी क्रिया हमने H2O से कराई, H2O को हम लिखते हैं HOH थोड़ा, तो कुछ नहीं होता, जो H है यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनाएगा RH प्लस, अब OH लग जाएगा इस जगह पर, Mg वैलेंसी 2 है, OH और X, बन गया एल्केन। उदाहरण ले लें Mg, आज जगह पर हमने रख लिया CH3, X रख दिया और H2O क्या लिख दिया HOH, वही प्रक्रिया इसके साथ चला जाएगा तो बना क्या रहेगा CH4 और क्या है वही MgOH।
अब एक्स की जगह पर यहाँ Cl ले रहे थे, अभी Cl निकल जाएगा, कोई बात ही थोड़ी कि मैं दिक्कत है। ठीक है, ये थी अभिक्रिया। अब इतनी अभिक्रिया यानी गिरनार अभिकर्मक कहलाती है। एक कंप्लीट बात हो चुकी है, अलग कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। एक अभिक्रिया बता देता हूँ, फिर बाकी जो रिएक्शन होंगी हम अगले अभी लेक्चर में लेंगे, क्योंकि थक चुका हूँ मैं, अजीब लग रहा है मुझे। तो ध्यान दें, एक ले रहा हूँ फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्योंकि नहीं था, अभी अभिक्रियाएँ थी आपकी, जैसे कि क्लीमेंसन अपचयन भी करवा देता मैं, और कोलवे अभिक्रिया भी करा देता, लेकिन वो अगले लेक्चर में ले लूँगा, जिससे आपको भी समझ आए, ज़्यादा लेंथी ना हो। देखो, वोल्टेज अभिक्रिया की पहचान थी कि सोडियम धातु होगा और ईथर होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी पहचान होता है, इसकी पहचान है कि जिंक धातु होगी, समझ रहे, और ईथर तो चल रहा ही है वो सब में। ठीक है, और इसमें भी वही एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए जाएंगे, तो क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड R बनेगा, और Na है वो जिंक लेती धातु, Zn(X2) हो जाता है, क्योंकि जिंक की बैलेंसी तो होती तो आराम से 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की पहचान होती है जिंक धातु, और वोल्टेज अभिक्रिया की पहचान होती है, वोल्टेज अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, मैग्नीशियम वो सोडियम धातु, और गिरनार अभिक्रिया की पहचान मैग्नीशियम। यानी ये क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दर्शाता है, और ये क्या दर्शाता है, वोल्टेज अभिक्रिया, और ये क्या दर्शाता है, गिरनार अभिक्रमण। कंप्लीट बात हो गई। और हमेशा होता क्या, यह एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, यह भी एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, और यह भी एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा क्रिया सभी एल्किल हैलाइड से ही। RMG एक ग्रेनर क्या था, तो एल्किल हैलाइड क्रिया करके फ्रैंकलैंड आएगा, एंड RX करेगा वोल्टेज अभिक्रिया, RX MG से क्रिया करेगा। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है, तो ये ध्यान देना। उदाहरण में आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, यहाँ पर Cl लगा और Zn लिया, तो यह CH3 और Zn Cl2। ये आवश्यक नहीं है कि आप CH3 ले, C2H5 भी ले सकते हैं, उससे कोई परेशानी बात नहीं है। तो ये था लेक्चर हाइड्रोकार्बन, क्लास 11 और 12 वाले भी इसको अच्छी तरह देख लेंगे। तो उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12 का है, जो हेलो एल्केन, तो हेलोजन से प्रारंभ होता है, वो भी मजबूत हो जाएगा। ये देखना या ये पढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बेहतरीन बनाना है। 11th वो सब्जेक्ट है, या 11th का कोर्स का मतलब होता है कि 60% तक कोई भी एग्जाम में आपको 11th का कोर्स ही मिलता है। ये मैं खुद कहता हूँ, ये हर टीचर बताएगा आपको कि 60% कोर्स जो होता है वो 11th का होता है। तो 11th की बोर्ड परीक्षा नहीं होती तो क्या मतलब हुआ कि इसको पढ़ना हम कम पढ़ें? नहीं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। प्रयास यही करें कि हम 11th का कोर्स सबसे अच्छी तरह से पढ़ें, यदि हमें अपना लेवल ऊंचाइयों तक करना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। ठीक।